Student, myself Vikrant Chai, I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. As we have completed our chapter 16, that is light, so today we will start the exercise of this chapter. ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को डिस्कस करूंगा और उसके बाद से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, और जिसको भी कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने इस चैप्टर के 10 क्वेश्चंस को क्या किया था, डिस्कस किया था। आज बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर कर दिया था और उसके सॉल्यूशंस भी क्या किए थे, आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ गुरमीत wanted to perform activity 16.8 using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of the teacher's advice? तो आपके बुक में जो एक्टिविटी 16.8 दिया है उसको गुरमीत क्या करना चाहता था, घर पे परफॉर्म करना चाहता था, बट उसके टीचर ने उसको मना किया। तो उसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था, लेज़र लाइट इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन आइज बिकॉज इट्स इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई। जो लेज़र लाइट होती है वो आपकी आंखों के लिए क्या होती है, नुकसानदेह होती है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन डैमेज टू द रेटिना एंड लीड्स टू ब्लाइंडनेस। ये क्या कर सकती है, आपके रेटिना को डैमेज कर सकती है और आपको ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। इसीलिए हैंस इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू लुक एट द लेज़र बीम डायरेक्टली। इसीलिए कभी भी हम लोग को लेज़र बीम को अपनी आँखों पर डायरेक्टली नहीं पढ़ने देना चाहिए या डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, जिससे आपकी रेटिना पे कोई भी नुकसान न पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ आवर आइज़। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारा तरीका बताया था जिससे आप अपनी आंखों को क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो उसमें से आपको कोई 2 पॉइंट्स बताने थे, तो आप देखिए ध्यान से इसके आंसर को। टू प्रोटेक्ट आवर आइज द गिवन पॉइंट शुड बी टेकन इन अकाउंट। द फर्स्ट वन इज़ विजिट एन आई स्पेशलिस्ट रेगुलरली। आपको हमेशा क्या, किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास रेगुलरली विजिट करना चाहिए। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपकी आंखों में होती है या फिर आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, किसी आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ अवॉइडिंग रीडिंग इन डिम लाइट एंड वेरी ब्राइट लाइट। कभी बहुत कम लाइट में, मीन्स कि डिम लाइट में, या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो, मीन्स कि जो लाइट जिसकी इंटेंसिटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, उस लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये 2 तरीके हैं जिसको आप फॉलो करके अपनी आँखों की क्या कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट और क्या तरीके हैं, अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट टू द आई। कभी भी सनलाइट को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपोजर उसका आंखों पे नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन योर आइज विथ कोल्ड वाटर क्विकली इफ डस्ट पार्टिकल्स और स्मॉल इंसेक्ट इंटर योर आई, डू नॉट रब योर आइज। और कभी भी कोई डस्ट पार्टिकल या कोई स्मॉल इंसेक्ट आपकी आंखों में एंटर कर जाता है तो उसको रब नहीं करना चाहिए। आप जब रब करते हैं तो वो इंसेक्ट या वो जो डस्ट पार्टिकल है आपकी आंखों को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसीलिए आपको क्विकली क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से अपनी आंखों को क्या कर लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए, जिससे जो भी डस्ट पार्टिकल या इंसेक्ट जो आपकी आंखों में चला गया वो बाहर आ जाए। इसके अलावा मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर बिटवीन द बुक एंड योर आइज वाइल रीडिंग। और कभी भी अपने बुक के बहुत क्लोज अपने आप को नहीं रख के रीडिंग करना चाहिए। हमेशा अपने बुक को क्या, कम से कम अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के, एक नॉर्मल दूरी पे रख के क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप जो बहुत पास से किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी आंखों पे क्या पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी आँखें जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, वीक हो जाती है। उसकी मसल्स जो सिल्वरी मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ द रे What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray? आपसे पूछा गया है कि एक इंसिडेंट रे है और उससे जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, अगर इंसिडेंट रे से जो रिफ्लेक्टेड रे है उस पर बनने वाला जो एंगल 90 डिग्री का है तो आपका इंसिडेंट रे कितने डिग्री का होगा। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर टोटल एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स कि जो इंसिडेंट रे थी और जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसके बीच में जो टोटल एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। तो आप उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं।
If the reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray, then the angle of incidence is 45 degree. बहुत क्लियर है कि अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला जो एंगल था 90 डिग्री का था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा 45 डिग्री. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देयरफॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर, क्या करेंगे, दोनों को आप 90 डिग्री का हाफ कर देंगे, आपको पता चलेगा कितना होगा 45 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर. क्या होगा अगर दो प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में क्या किया जाए, कैंडल को प्लेस कर दिया जाए जो 40 सेंटीमीटर क्या हो, दूर हो, दोनों से क्या हो, दूर हो, तो उसके कितने इमेजेस फॉर्म होंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट और मल्टीपल इमेजेस ऑफ द कैंडल विल बी फॉर्म बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन बिटवीन द मिरर्स. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो एक इमेज आपकी बनेगी किसी भी एक प्लेन मिरर में, उसका रिफ्लेक्शन किस में जाएगा, दूसरे प्लेन मिरर में, तो वहाँ पे एक इमेज बन जाएगी. और अगेन ये प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूसली फॉलो होता रहता है. इसीलिए आप जब दो प्लेन मिरर्स जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उसके बीच में जो बनने वाले जो इमेजेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं या मल्टीपल टाइम्स बनते हैं. व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर देन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म. यानी जब दो पैरेलल मिरर्स के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं तो जो इमेजेस बनती है वो कितनी बनती है, इनफाइनाइट और मल्टीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स. दो प्लेन मिरर्स थी, वो क्या करती है, राइट एंगल पे मीट करती हैं. अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट वन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री. आप ध्यान से फिगर को देखिए, इस पे क्या करता है, एक प्लेन मिरर पे एक इंसिडेंट रे जो है वो 30 डिग्री पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है. तो आपको बताना है कि जो सेकंड मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कितनी डिग्री पे होगी. तो ध्यान से देखिए इसका फिगर. द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज टू ऑब्टेन द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. यानी जो इंसिडेंट रे थी आपकी 30 डिग्री पे पड़ी, तो जाहिर सी बात है आपकी जो लाइट होगी वो भी 30 डिग्री पे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, और उसके बाद से जो अगला मिरर है उस पर पड़ेगी. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द गिवन रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो देखिए जो टोटल आपकी जो इंसिडेंट रे थी पहले प्लेन मिरर पे वो कितने की थी, 30 डिग्री की, और उसके बाद से वहाँ से रिफ्लेक्ट कितने पे हुई, 30 डिग्री पे. पर जब अगले मिरर के लिए जो आपकी इंसिडेंट रे आएगी वो टोटल आपकी कितने की हो जाएगी, 60 डिग्री की, 30 + 30. तो अगला अगर आपका प्लेन मिरर का 60 डिग्री पे उस पर इंसिडेंट रे फॉल करती है तो वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो भी कितने पे करेगी, 60 डिग्री पे. इसके बाद से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. बूजो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ द प्लेन मिरर एज सोन इन द फिगर. यहाँ पे आप फिगर को क्लियरली देखिए. यहाँ पे जो बूजो है वो क्या करता है, पॉइंट ए पे स्टैंड करता है, जस्ट प्लेन मिरर के जस्ट सामने. इसके बाद से कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर. क्या वो अपने आप को मिरर में देख सकता है. ऑल्सो कैन ही सी द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी, क्यू एंड आर. इसके अलावा जो प्लेन मिरर था उसके सामने पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे और आर पॉइंट पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे. तो क्या बूजो अपने आप को और ये जो बाकी रखे हुए ऑब्जेक्ट्स थे उनको क्लियरली देख सकता है. तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए इसका फिगर. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्ट्राइक करा किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज, वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ये प्लेन मिरर पे जाता है कि नहीं. अगर वो जाता है तभी आपको दिखाई देगा, वरना वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा. अ प्लेन मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर. प्लेन मिरर हमेशा क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे, मिरर के बिहाइंड पे. द इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. और ये जो इमेज बनती है उतनी ही दूरी पे बनती है जितना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्लेन मिरर के सामने होता है. A cannot see his image because the length of the mirror is too short on his side. अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जो A पॉइंट था जहाँ पे बूजो क्या किया था, स्टैंड किया था, वो इस प्लेन मिरर के थोड़ा सा क्या है, साइड पे है. तो वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करके प्लेन मिरर पे नहीं आ सकती. सो इसलिए however he can see the object placed at point P, Q बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट आर. जैसे कि फिगर पे आप क्लियरली देख सकते हैं, बूजो जो है वो ऑब्जेक्ट पी और क्यू को तो देख सकता है क्लियरली, क्योंकि उसके जो इमेजेस जो होंगे वो मिरर के क्या होंगे, बिहाइंड बन सकते हैं. बट पॉइंट ए आर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो जस्ट उतनी ही दूरी पे होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टैंड होता है. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ए जो जहाँ पे स्टैंड किया वहाँ से आप जब दूरी देखेंगे आप जिसकी इमेज की, तो वो प्लेन मिरर से क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है. और उसी तरीके से आर भी क्या कर रहा है, बाहर. बट पी और क्यू का जब आप इमेज ड्रॉ करेंगे तो वो सेम क्या करेगा, एज इट इज़ जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे उसकी इमेज क्या कर जाएगी, फॉर्म कर जाएगी. सो आपका आंसर हो जाएगा
A plane mirror forms a virtual image behind the mirror. The image is as far behind the mirror as the object in front of it. A cannot see his image because the length of mirror is too short on his side. जो ए के साइड में जो मिरर थी उसकी लेंथ क्या थी, बहुत छोटी थी. हाउएवर ही कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू. पी एंड क्यू पे वो देख सकता था बिकॉज वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे जा सकती है और अगेन उसकी इमेज फॉर्म हो सकती है. बट पॉइंट आर अगेन क्या बहुत बार है, इसलिए उसकी इमेज उसको क्लियरली नहीं दिखाई देगी. अगेन इसी क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप पढ़िए, इसको देखिए. फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर. आपको बताना है कि जो आपकी पोजीशन थी ए की वो प्लेन मिरर से कितनी थी. कैन पहेली एट बी सीज द इमेज. क्या बी पॉइंट पे अगर पहेली खड़ी होती है तो वो क्या करती है, इस इमेज को देख पाती है. यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है. एंड कैन बूजो एट सी द इमेज. क्या बूजो जब क्या करता है, पॉइंट सी पे स्टैंड करता है तो वो अपनी इमेज को देख सकता है. एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर, व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी वेयर डज द इमेज ए मूव. और जब पहेली क्या करती है, बी से पॉइंट सी पे मूव करती है तो जो ए की इमेज बनेगी वो उसको कहाँ पे दिखाई देगी. तो ध्यान से देखिए इसका आंसर. इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. तो इमेज जो ए ऑब्जेक्ट की बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, जस्ट बिहाइंड द मिरर. क्योंकि जस्ट वो क्या है, आपके जस्ट मिरर के सामने प्लेस है, इसीलिए जो उसकी इमेज बनेगी वो जस्ट बिहाइंड द मिरर प्लेस. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ए फ्रॉम द मिरर. और जो आपकी इमेज की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उतनी ही होगी जितनी आपकी क्या है, पॉइंट ए की थी मिरर से. इमेज ऑफ ए इज शोन इन द गिवन फिगर. आप ध्यान से फिगर में क्या कर सकते हैं, इमेज जो है ए पॉइंट की देख सकते हैं. इसके बाद से सेकंड क्वेश्चन, यस पहेली एट बी कैन सी दिस इमेज. और पहेली क्या कर सकती है, बी पॉइंट पे जो खड़ी है इजीली वो इस इमेज को क्या कर सकती है, देख सकती है. बिकॉज जो इमेज जो बनेगी जस्ट बिहाइंड द मिरर वहाँ से क्लियरली क्या होगी, उसको विजिबल होगी. एंड यस बूजो एट सी कैन सी द इमेज. और जो पॉइंट सी पे बूजो स्टैंड करेगा वो भी क्या कर सकता है, देख सकता है. बिकॉज वहाँ से लाइट रेज क्या कर सकती हैं, डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट ए से स्ट्राइक करेंगी मिरर पे और वापस से रिफ्लेक्ट करेंगी, वो बी और पॉइंट सी दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, उसको ईजिली देख सकते हैं. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था, इमेज ऑफ द ए विल नॉट मूव, इट विल रिमेन द सेम पोजीशन व्हेन पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी. अगर पहेली क्या करती है, पॉइंट बी से सी पे मूव भी करती है तब भी जो इमेज की जो पोजीशन होगी वो नहीं चेंज होगी. बिकॉज जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड था वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा था. पोजीशन किसने चेंज किया था, पहेली ने. इसलिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए उसका जो इमेज बनेगा वो वहीं का वहीं बनेगा. तो इसी के साथ हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस किया और इसके सॉल्यूशंस को हम लोगों ने देखा. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो ज़रूर पूछे. और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है. आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल. थैंक यू.